Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson, we are going to discuss the current affair of 23rd February 2021, and in this lesson, we are going to cover the current affair from the PIB, the Hindu Indian Express, and many more areas. So this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC and state PCS examination like BPSC, UPPSC, and JPSC, and many more government competitive examination. So let's start this lecture. So first article related to कार्बन वॉच है. So कॉन्टेक्स्ट क्या है कि चंडीगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच. ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है टू असेस कार्बन फुटप्रिंट एट अ इंडिविजुअल लेवल. सो एक इंडिविजुअल कितना ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है एट इंडिविजुअल लेवल, उसको एसेस करने के लिए चंडीगढ़ ने एक ऐप बनाया है और उसको उसको कार्बन वॉच बोला गया. ठीक है, सो हम लोग बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट एट अ कंट्री वाइज निकालते हैं, लेकिन हम लोग कार्बन फुटप्रिंट ऐसा इंडिविजुअल लेवल पर निकाल रहे हैं. ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें अगर देखेंगे इस ऐप के बारे में, तो दिस ऐप कैन बी एक्सेस बाय एनीवन. सो कोई भी इस ऐप को यूज़ कर सकता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए गए हैं चंडीगढ़ के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को देख करके उसको, और उनके वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को कंपाइल करने के लिए. ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें इनपुट डालेंगे विद द मेंशन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन में अगर रिक्वायर्ड है, अगर उसमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, अगर उसमें हम इनपुट डालेंगे, सो दिस मोबाइल एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट carbon footprint at an individual level. ठीक है, and this application is also provide information such as national and international level एवरेज जो इमिशन है. ठीक है, एट द इंडिविजुअल लेवल और वर्ल्ड वाइड लेवल. सो कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग एसेस कर सकते हैं. सो कार्बन फुटप्रिंट को हम लोग को बेसिकली समझना, तो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दैट विच इज जनरेटेड बाय इंडिविजुअल एट अ. सो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो कि जनरेट होता है बाय द आवर एक्शंस. ठीक है, सो अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर उसको एक्सेस करते हैं, एसेस करते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट एट आ इंडिविजुअल लेवल हो जाता है. और अगर कार्बन फुटप्रिंट एट आ हम लोग नेशनल लेवल पे करते हैं, तो नेशनल लेवल पे हो जाता है, फिर वर्ल्ड लेवल पे होता है. ठीक है, सो बेसिकली होता है कि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस जो हम लोग इमिट करते हैं हमारे एक्शन से, जैसे हम लोग व्हीकल चलाते हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया. फिर हम लोग फूड जो बनाते हैं उससे होता है. फिर बहुत सारे हम लोग जो एक्शंस हैं, ठीक है, उससे कार्बन जनरेट होता है. तो ये जो ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन बेसिकली मेनली जो मेन एलिमेंट है वो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो हैं. सो अगर वर्ल्ड वाइड तुम देखोगे तो जो एवरेज कार्बन फुटप्रिंट है फॉर अ पर्सन इन यूएसए 16 टन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा है. और ऑन एवरेज वर्ल्ड वाइड एवरेज में देखोगे तो 4 टन है. तो एवरेज वर्ल्ड वाइड 4 टन है और यूएसए में केवल 16 टन है. तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा यूएसए रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज और इन सभी क्लाइमेट रिलेटेड इशू से. इसलिए पेरिस एग्रीमेंट ये बोला गया है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनको फाइनेंशियली प्लस टेक्निकली उनको हेल्प करे, ताकि वो क्लाइमेट से डील कर सके. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जितना भी हुआ ना उससे वो डील कर सके, इसलिए उनको टेक्निकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करने का ज़रूरत है. ठीक है, और अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट जो हम लोगों ने साइन किया है 2015 में, अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट का जो एम है, गोल है, उसको अगर अचीव करना है कि हम लोग को जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग का जो प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो भी टेम्परेचर था उसको वर्ल्ड वाइड एवरेज को उसको लाना है, तो हम लोग को जो एवरेज पर कैपिटा कार्बन जो ये पर कैपिटा कार्बन इमिशन है उसको हम लोग
210 by 2015 लाना होगा, ठीक है। सो वी हैव टू ड्रॉप द कार्बन फुटप्रिंट बाय 2050, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन से सेक्टर से कितना कितना प्रोड्यूस होता है, जिससे ट्रैवल से हम लोग ज़्यादा कार्बन ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं, फिर होम्स है, फिर फूड है, फिर गुड्स है, फिर सर्विसेज है। सो इन सभी से हम लोग इतना इतना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया मालदीव रिलेशन से। सो कॉन्टेक्स्ट यह है कि इंडिया एंड मालदीव ने एग्रीमेंट साइन किया है बहुत सारे इश्यूज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे फीस प्रोसेसिंग हो गया, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो गया, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाउसिंग हो गया। सो ये सब की एरियाज़ है, और भी बहुत सारे एरियाज़ में MOU साइन हुआ है, ठीक है। सो द एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज़ फॉर कॉपरेशन बिटवीन द प्रसार भारती, जो कि इंडिया का है, एंड PSM, जो कि ऑफिशियल मीडिया है ऑफ मालदीव्स का, ठीक है। सो MOU का जो इंटेंशन है वो बेसिकली है कि फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। सो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को जो मालदीव्स का है उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, ठीक है। फिर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने 1 लाख एडिशनल डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन मालदीव को हैंड ओवर करा है। फिर $15 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट दिया है इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। एंड ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है वो बेसिकली है टू कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ द मैरीटाइम डोमेन ऑफ द मालदीव्स, ठीक है। सो मालदीव्स को अपना जो मैरीटाइम डोमेन में जिसको कैपेबिलिटी बिल्डिंग है करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट में 50 मिलियन का दिया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ऑल्सो साइन UTF हार्बर प्रोजेक्ट, ठीक है, विद मालदीव्स, और दिस प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथन मालदीवियन कोस्ट गार्ड कैपेबिलिटी। सो बेसिकली जो हम लोग का जो इन सभी जो भी इंडियन ओशन रीजन में जो भी नेशंस हैं उनको हेल्प हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वी वांट टू काउंटर द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना। आप अगर देखोगे तो श्रीलंका में हम्बन टोटा है, फिर मालदीव्स में भी, फिर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट्स, इन सभी बहुत सारे पोर्ट्स को बना करके चाइना एक पॉलिसी बना रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। वो चाहता है कि इंडिया को हम लोग इंडियन ओशन रीजन में घेर लें ऐसे। सो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, फिर IORA है, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। सो फिर बिम्स्टेक है। सो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से इंडिया वांट टू क्रिएट इन्फ्लुएंस अमंग दी सार्क कंट्रीज, और इससे वो चाइना का जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से। सो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने सेलिब्रेट करा है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। सो कब बनाया जाता है ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? सो एवरी 21 फरवरी हर साल को हम लोग ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका एम है कि प्रिजर्व एंड प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड प्रमोट मदर टंग बेस्ड ऑन मल्टी लिंग्वल एजुकेशन, ठीक है। सो हम लोग को जो अपना जो प्रिजर्व करना है एंड प्रमोट करना है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, जैसे इंडिया में आप जानते हो कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, उर्दू है, बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग को अपना जो मदर टंग है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है कि हर माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने का उनका राइट है, ठीक है। सो अगर इसका बैकग्राउंड में जाओगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का, तो देखोगे फरवरी 21 1952 में पाकिस्तान, उस समय दो था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। सो वेस्ट पाकिस्तान ने फरवरी 21 1952 को ओपन फायर कर दिया था स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, ठीक है। और वो चाहते थे कि दे वांट टू इम्पोज उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो लेकिन उस समय जो था कि उर्दू केवल
3 से 4% लोग वहाँ बोलते थे केवल, और 50% जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली लैंग्वेज बोलती थी, लेकिन सुपर इम्पोजिशन हो रहा था अदर लैंग्वेज का, तो इसी कारण बहुत सारे राइट्स हुए। ठीक है। सो 1998 में कनाडा बेस्ड एक रफ़ीकल इस्लाम पर्सन थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा कि दे वांट टू कमेमोरेट 1952 किलिंग इन ढाका एंड मार्क दिस डे एज अ टू प्रिजर्व लैंग्वेज, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसके बाद ये जो 21 फरवरी है वो हम लोग सेलिब्रेट करने लगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के जैसा। ठीक है। सो अगर की फैक्ट्स को अगर देखोगे तो 43% जो, अगर वर्ल्ड वाइड अगर लैंग्वेज देखोगे तो 6,000 लैंग्वेज है, और उसमें अगर 43% जो लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन। और यूएन का कहना है कि हर 2 वीक में एक लैंग्वेज डिसअपियर हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, जो हम लोग अपना जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, जो अपना कल्चर है, उसको खोते जा रहे हैं। बहुत फ्यू लैंग्वेज बचे हैं जिसमें हम लोग एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण जो अदर लैंग्वेज है उनकी यूटिलिटी ख़त्म होती जा रही है, जिसके कारण लोग अपना हेरिटेज, अपना कल्चर खोते जा रहे हैं। सो हम लोग को उनको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है। सो ग्लोबली अगर तुम देखोगे तो 1.3 बिलियन पीपल इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। फिर 1.17 बिलियंस मैंड्रिन बोलते हैं, और फिर 615 मिलियन हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी थर्ड सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, फिर बंगाली है जो कि 7th में है। ठीक है। और अगर तुम इंडिया में देखोगे तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, 528 मिलियन पीपल बोलते हैं हिंदी। फिर तुम्हारा बंगाली जो वो 97 मिलियन पीपल बोलते हैं। ठीक है। फिर मराठी 83 मिलियंस बोलते हैं। सो बहुत सारे अदर लैंग्वेज बोले जाते हैं, जैसे तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, उर्दू है, बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर तुम पढ़े होगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये था कि हम लोग को जब अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड करना था तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि हम लोग को एक लैंग्वेज की ज़रूरत है ताकि वो नेशन को यूनाइट कर सके। ठीक है। गांधी जी भी चाहते थे कि एक नेशन एक लैंग्वेज हो। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो वांटेड टू फुलफिल दी महात्मा गांधी ड्रीम की, वो चाहते थे कि नेशन एक होना चाहिए और लैंग्वेज भी एक होना चाहिए ताकि वो नेशन को यूनाइट कर सके और उसको एक आइडेंटिटी दे सके। अंबेडकर भी वन लैंग्वेज को प्रमोट करते थे। उनका भी कहना था कि वन लैंग्वेज कैन यूनाइट द पीपल, और 2 लैंग्वेज श्योर है कि वो पीपल को डिवाइड करेंगे, और जो कल्चर होता दे कैन बी कंजर्व ओनली बाय द लैंग्वेज। ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इंडिया का कल्चर को प्रमोट करें, उसको प्रोटेक्ट करें, तो हम लोग को एक ही लैंग्वेज चूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे आप जानते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हमारा जो फर्स्ट स्टेट बना था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस आंध्र प्रदेश, फिर बहुत सारे रीजन में लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीज़न हुआ है, जैसे पंजाब हरियाणा, जो भी ज़्यादा मेजोरिटी पंजाब जो बोलते थे पंजाबी, उसको पंजाब बना दिया गया। फिर जो भी हिंदी स्पीकिंग ज़्यादा एरिया था उसको हरियाणा बना दिया गया। सो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे डिवीज़न हुए हैं इंडिया में। ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग। सो 6th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग हेल्ड हुआ है तुम्हारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे 26 चीफ मिनिस्टर्स है, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, 2 एडमिनिस्ट्रेटर है फ्रॉम यूटीज, और एक्स ऑफिशियल मिनिस्टर्स है जो यूनियन मिनिस्टर्स है, जो स्पेशल इन्वाइटीज, जो ये सभी पार्टिसिपेट करें, इनको देखने का ज़रूरत नहीं है। सो इसमें जो मीटिंग हुआ उसमें की इश्यूज क्या थे कि किन किन एरियाज में बात हुई, तो मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, री इमेजिंग एग्रीकल्चर, इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सो ये सभी की एरियाज हैं जिन पे नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर्स और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने बात की है। सो हम लोग नीति आयोग को देख लेते हैं कि नीति आयोग है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नीति आयोग बेसिकली फॉर्म हुआ था जनवरी 1, 2015 को,
और इसने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया था। प्लानिंग कमीशन पहले चलती थी जो 5 ईयर प्लान चलाती थी, ठीक है। सो संस्कृत में अगर तुम देखोगे तो नीति का मतलब होता है मोरालिटी, बिहेवियर, ठीक है, और गाइडेंस। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में इसका मीनिंग अलग है। नीति आयोग का मतलब हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली नीति मतलब पॉलिसी मेकिंग हो गया, नीति गाइडेंस। सो नीति आयोग बेसिकली हमारे कंट्रीज में एक बहुत ही प्रीमियर बोल सकते हो, प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। और इसका जो एम है उसको वो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है, ठीक है। और इट वांट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग स्टेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करे। और दे वांट इंडिया टू इमर्ज एज अ मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर नीति आयोग का जो क्रिएशन उसमें 2 हब्स हैं, टीम इंडिया हब है, फिर तुम्हारा नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, ये 2 पार्ट हैं। तो टीम इंडिया हब में इसका जो मेन एम है, इट लीड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एंड दूसरा जो हब है वो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसका एम है कि ये एक्ट एज ए थिंक टैंक और एडवाइस करना है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा ऐसा डिसीजन लीजिए, ठीक है। सो नीति आयोग का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल एजेंडा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेते हैं उनको उनमें स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, ये ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म and they will support the initiative and mechanism with the state. So cooperative federalism basically है कि आप डे टू डे में आते हो कि मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल हो जाता है, कभी भी गवर्नर रूल लग जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में। तो इसमें होता क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, ठीक है। तो स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में आके काम करें उसको प्रमोट करने के लिए, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग काम करती है कि ताकि सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर सके नेशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आने वाले करंट अफेयर्स को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक and Instagram, and you can join us on Telegram. So thanks for listening us. So thank you.